आज के इस क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का दूसरा पाठ अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र पर चर्चा करेंगे। देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र को हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस अभिक्रिया CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होता है। देखिए, तो जो यह ब्लैकमैन रिएक्शन है या अप्रकाशिक अभिक्रिया है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश आवश्यक नहीं होता है इस अभिक्रिया के लिए। इसलिए यह हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, अर्थात इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब देखिए, यह अभिक्रिया जो होती है वो निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसमें पहला चरण है कि CO2 के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रिबोलूज डाइफास्फेट RDP से संयोग करते हैं और 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में PGA कहते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं वह कोशिका में उपस्थित जो रिबोलोज डाइफास्फेट RDP से क्या करते हैं? संयोग कर जाते हैं और उनसे मिल करके यह 12 अणु किसके बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA बनाते हैं। अब दूसरे चरण में क्या होता है कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल निकोटिनामाइड एडेनिन फास्फेट से हाइड्रोजन प्राप्त करके फास्फोग्लिसरिक में परिवर्तित हो जाता है तथा NADP पुनः प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है दूसरे चरण में। पहले चरण में तो बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह किससे संयोग कर लेता है? कोशिकाओं में उपस्थित RDP से संयोग करता है तो PGA बनाता है। लेकिन दूसरे चरण में क्या होता है कि जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट से क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्राप्त कर लेता है, जिससे जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट होता है NADP होता है, पुनः हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करने के लिए क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। अब तीसरे चरण में क्या होता है कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 10 अणु पुनः RDP में बदल जाते हैं। अब देखिए, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में के जो 10 अणु होते हैं वह पुनः किस में बदल जाते हैं? RDP में बदल जाते हैं तथा शेष 2 अणु जो होता है वह हेक्सोशर्करा ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। इसको रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 ATP प्लस 12 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट मिलते हैं तो कितने ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और 12 अणु ATP के बनते हैं, 12 NADP बनते हैं और 6 जल के अणु का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस संपूर्ण चक्र को क्या कहा गया है? केल्विन साइकिल कहा जाता है या केल्विन चक्र कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद। अब अभी जानेंगे। अभी तक तो हमने प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि का अध्ययन किया। अब हम
ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद कौन कौन से हैं, अर्थात इसके अंत में क्या क्या उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से ग्लूकोज बनता है, जो कोशिकाओं के अंदर मंड के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अब दूसरा है ऑक्सीजन, जो क्या होता है, मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है तो इसके दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज के रूप में बदल करके उनमें संचित हो जाता है, और दूसरा है ऑक्सीजन, जो क्या होता है, मुक्त होकर के वायुमंडल में चला जाता है, जो सभी जीवों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं। देखिए, पौधों को भोजन निर्माण के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए कहा जाए या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल और चौथा होता है क्लोरोफिल। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। देखिए, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह प्रकाश की अनुपस्थिति में इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, पत्तियों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करते हैं, उससे अपने भोजन बनाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता। देखिए, तो जिस तरह से पौधे बिना प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते, ऐसे ही ये बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी भोजन बना नहीं सकते, क्योंकि उसे कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करते हैं पौधे जो होते हैं। तो इन सभी कच्चे पदार्थों की सहायता से ही अपने भोजन बनाने में क्या हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, इसलिए इन सभी पदार्थों की उन्हें आवश्यकता होती है। ऐसे ही अन्य भी जो पदार्थ हैं उनकी भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है, जिसके प्रेजेंस में वो क्या कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। जो भोजन क्या होता है, उनके अंदर संचित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिस कार्बोहाइड्रेट का वह आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, उसे एनर्जी प्राप्त करके अपना पोषण करने का कार्य करते हैं। और साथ ही अदर जो भी जीवधारी होते हैं, जंतु होते हैं, जो क्या करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त करते हैं, जो उनके शरीर के लिए क्या करता है, पोषण करने का कार्य करता है, शरीर में पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है।